हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 3 सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने 1 महीने पहले मेरी पारस डिफेंस वाली वीडियो को देखा होगा तो आपको एक होलिस्टिक ओवरव्यू कंपनी के बारे में मिल गया होगा। और उस 1 महीने के दौरान पारस डिफेंस ने 75% का रिटर्न दिया है। सो अगर आपको फ्यूचर में आने वाले किसी भी जानकारी पे ऐसे मिस आउट नहीं करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को ओवरलुक नहीं करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मत छोड़िए। पहली कंपनी का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी। ये एक ईपीसी कंपनी है। ईपीसी मतलब इलेक्ट्रिकल प्रोक्योरमेंट कंपनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बजाज इलेक्ट्रिक्स एक ईपीसी कंपनी है। सिमिलरली एलएनटी भी ईपीसी के सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी के 3 बेसिक पिलर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ये कंपनी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, स्मार्ट मीटर्स एंड डेटा सेंटर्स के सेगमेंट में काम करती है और ये बेसिकली फोरे कर रही है, मतलब एंटर कर रही है। अर्लियर ये इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कामों में थी। अब अगर आप पहले वाले के बारे में बात करोगे, यानी कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, तो ये होती क्या है? ये बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पावर प्लांट वाली कंपनियां लगाती है, इंटीग्रेट करती है अपने पावर प्लांट्स के साथ टू रिड्यूस द एमिशन लेवल, मतलब पोल्यूशन लेवल को घटाने के लिए, सल्फर रिलेटेड पोल्यूशन लेवल को घटाने के लिए। अगर आप एनटीपीसी के न्यूज़ को देखोगे तो लास्ट ईयर ये न्यूज़ आई थी कि एनटीपीसी ने कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए हैं इस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए और 93% अपने ऑपरेटिंग कैपेसिटी में ये टेक्नोलॉजी एनटीपीसी ने इंटीग्रेट किया है। 3 अपने प्लांट्स में एनटीपीसी ने देखा। ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी उनके जिप्सम और सल्फ्यूरिक एसिड रिलेटेड इंपोर्ट डिपेंडेंसीज घटे हैं। बट ये वाली सेगमेंट जो है वो कंपनी बहुत ज़्यादा ओवरली डिपेंड नहीं करती है और ये वाली सेगमेंट थोड़ी डाइसी है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर नीति आयोग काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रही है कि क्या ये टेक्नोलॉजी रिप्लेसेबल है या बहुत ज़्यादा अगर महंगी हो रही है तो कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं। जो सेकंड टेक्नोलॉजी है स्मार्ट मीटर्स वाली, उसमें हम ग्रोथ देख पाएंगे। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट के प्लान को देखोगे तो गवर्नमेंट बोलती है कि वो 25 करोड़ स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करना चाहती है बाय नेक्स्ट ईयर, यानी कि मार्च ऑफ 2025। और उसके लिए गवर्नमेंट 3.3 लाख करोड़ की सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है इस सेगमेंट में। अब टेक्नो इलेक्ट्रिक इस सेगमेंट में ऑर्डर बुक होल्ड करती है 277 करोड़ की और आगे जाके उनकी मैनेजमेंट अपने लिए एक टारगेट सेट करके रखी है फॉर 1000 to 15,000 करोड़ एनुअली इस सेगमेंट से कमाने के लिए। तो कंपनी ने क्या इस सेगमेंट में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है? हाँ, किया है। कंपनी ने 2 लाख स्मार्ट मीटर ऑलरेडी इंस्टॉल किए हैं जम्मू एंड कश्मीर एरिया में, विच अमाउंट्स टू 2 बिलियन रुपीज़। और उसकी लेटेस्ट ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको ग्रोथ दिखेगी। क्यों? क्योंकि टेक्नो इंडिया को नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं विच आर वर्थ 17.5 बिलियन रुपीज मोर फॉर जस्ट स्मार्ट मीटर एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स। अब ट्रांसमिशन वगैरह में तो कंपनी ऑलरेडी स्पेशलाइज करती है, तो इस कंपनी को एक एज मिल जाता है इस सेगमेंट में बेटर परफॉर्म करने के अपने कंपिटिटर्स के मुकाबले। अब जो इस कंपनी का थर्ड सेगमेंट है ग्रोथ का, विच इज डेटा सेंटर, तो वो बताने के पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारी ऑलरेडी 10 दिन पहले एक डेटा सेंटर वाली वीडियो आई थी। डू चेक इट आउट, डू नॉट मिस इट। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और वो वीडियो अगर आप देख लें तो उसके बाद इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करिएगा। तो आई होप उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि डेटा सेंटर पे कितना ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो टेक्नो इंडिया बोल रही है कि उसको 250 मेगावाट की डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करनी है बाय द ईयर 2030। करेंटली उनके पास सिर्फ 36 मेगावाट के डेटा सेंटर्स है विच आर ऑपरेटिंग फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु, और आगे जाके वो एक्सपैंड करना चाहते हैं कोलकाता और मुंबई में। अब इन सारे रीजन्स में वो बाय द ईयर 2030 अगर टारगेट अचीव करते हैं तो उनका बैलेंस शीट बहुत अच्छा रहेगा, उनका ईपीएस इंक्रीज होगा। अब क्योंकि टेक्नो इलेक्ट्रिक एक पुरानी कंपनी है और ऑलरेडी एक टॉप नॉच ईपीसी सर्विसेज वाली प्लेयर है, तो इनके पास वो नॉलेज है, वो एक्सटेंसिव मार्केट नॉलेज है, वेंडर का इकोसिस्टम है, इंडस्ट्री लीडिंग जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का भी सारे तरीके इनको पता है। तो इसीलिए इस कंपनी को थोड़ी एज मिल जाती है इस चीज़ में। अब ये न्यूज़, ये जो कमेंट्री है ये मैनेजमेंट की तरफ से है। आपको देखना होगा कि आगे जाके क्या कंपनी जो बोल रही है वो करना है कि नहीं। तो कंपनी बोल क्या रही है? कंपनी बोल रही है कि वो डेवलप करेगी अपने फैसिलिटीज़ को मुंबई, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता में। ठीक है, तो अभी आपको देखना है कि कोलकाता वाली प्रोजेक्ट जो है विच दे आर एक्सपेक्टिंग टू लॉन्च वेरी सून, वो ये कितने ऑन टाइम कर पाते हैं और उससे इनका कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। इस कंपनी के पास और एक एडवांटेज ये है कि इनके कैश रिजर्व्स इज मोर देन 900 करोड़ एंड इट इज़ अ डेट फ्री कॉर्पोरेशन, तो एक पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। दूसरी कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। ये बहुत ही पॉपुलर स्टॉक रह चुकी है और इस कंपनी को पसंद करने के पीछे सारे वजह बताने के पहले मैं ये आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहता हूँ कि ये कंपनी बहुत एक्सेसिवली आउट परफॉर्म किया है मार्केट को और इसकी पी 130 के करीब चल रही है, तो ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव स्टॉक है। तो आप इसको जानकारी के लिए अपने ध्यान में रख सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं कि क्यों ये कंपनी आगे एक फ्यूचर स्टॉक है। फ्रॉम अ ऑर्डर बुक परस्पेक्टिव इस कंपनी ने लास्ट 2 साल में अपने ऑर्डर बुक में 5.5 गुना की बढ़ोतरी देखी है।
और ये इंक्रीज़ क्यों हुआ है? क्योंकि एक तो ये बहुत हाई ग्रोथ वाले सेक्टर्स को सर्व करती है, प्लस इन्होंने नए कस्टमर्स को भी ऐड किया है और प्लस इनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये किन सेक्टर्स में काम करती है जो हाई ग्रोथ है? पहला तो आप सभी को पता है रेलवेज़, और सेकेंड इज़ डिफेंस। तो ये दोनों हाई ग्रोथ वाले सेक्टर्स को सर्व करती है अलॉन्ग विद ऑटोमोटिव, और स्पेसिफिकली ऑटोमोटिव में ईवी साइड में जो भी हाई ग्रोथ है। और इसको अंडर पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। पीएलआई स्कीम इसको क्यों मिल रही है? फॉर मेकिंग टेलीकॉम प्रोडक्ट्स। तो आप देख पा रहे हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट में कैसे अपना डाइवर्सिफिकेशन किया है, और ये ग्राफ आपको इसके ऑर्डर बुक के इंक्रीज के बारे में यही दिखाती है। कंपनी ने अपने कस्टमर बेस को 350 प्लस बनाया है और ये 26 कंट्रीज में अवेलेबल है। फॉर्चून 500 की कंपनियों को ये सर्व करती है, फ्रॉम डोमेस्टिक ब्रांड्स टू स्टार्टअप्स। इसने बहुत ही अच्छे तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। केन्स बहुत ही कुछ चुनिंदा ईएमएस कंपनीज में से है जिसके पास इतनी बड़ी कस्टमर बेस है, और आपको नंबर्स के बेसिस में यही चीज़ जानना है तो आप इस टेबल को देख सकते हैं। और इसी वजह से कंपनी ने अपने रेवेन्यू में 76% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ दिखाई है, एंड उसकी एबिटा भी 70% से इंक्रीज हुई है। एक पॉइंट जहां पे कंपनी इंप्रूव कर सकती है वो है इसकी एक्सपोर्ट्स। आप केन्स को सिर्फ एक ईएमएस प्लेयर मत समझिए, आप केन्स को समझिए एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। और ये जो सेक्टर है ESDM वाली, वो खुद 16.1% के साथ बढ़ रही है और केन्स उसमें लीड कर रही है। तो आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं इस रिपोर्ट को। तीसरी कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसकी प्रेडिक्शन है कि वो फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23 टू 26 40% की CAGR दे सकती है अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर। पर वो ऐसा कैसे करेगी? क्योंकि वो कंपनी काम करती है एकदम हाई एंड कंप्यूटिंग सेगमेंट में। अब इस सेगमेंट में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। इस कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी की ROE इन फाइनेंशियल ईयर 23 68% थी। अब वो प्रेडिक्टेड है कि इतनी हाई तो मेंटेन नहीं रहेगी, बट इट विल बी कंफर्टेबली अबव 20%, इनफैक्ट 25% के ऊपर भी रह सकती है। मैं 3 पॉइंट में बताऊंगा कि नेटवेब को आगे फ्यूचर में फायदा कैसे रह सकता है। पहला यह है कि वो एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले सेगमेंट में है जो कि IT प्रोडक्ट्स है। IT प्रोडक्ट्स और IT रिलेटेड सर्विसेज जो है, स्पेसिफिकली हार्डवेयर, वो 14% के CAGR से ग्रो करेगी टिल द ईयर 2029। सेकेंड पॉइंट इज कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा फेवर करती है अभी IT हार्डवेयर को। PLI सर्टिफिकेट, PLI स्कीम्स के तहत उसको IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से। और थर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि ये बहुत बड़ी बाहर की फेमस कंपनियों के साथ इसका टाइअप्स है, इंक्लूडिंग NVIDIA, जो कि इसकी मदद लेती है फॉर मेकिंग देयर AI बेस्ड सर्वर आर्किटेक्चर। और ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर यही है इस कंपनी की। नेटवेब की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये 11 बार वर्ल्ड की टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में अपने प्रोडक्ट्स को शामिल कर चुकी है। अगर आप रेवेन्यू ब्रेकअप को भी देखोगे तो यू विल सी कि 40% रेवेन्यू इस कंपनी की सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स बनाने से आती है, एंड अनदर 33% कम्स फ्रॉम प्राइवेट क्लाउड, जो भी एक बहुत एक्सपेंडिंग सेक्टर है। अगर आप सेगमेंट वाइज देखोगे, मतलब किस सेक्टर को ये सर्व करती है, तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा इज हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, क्योंकि गवर्नमेंट सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करती है अपने बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, जैसे IITs वगैरह में, तो इनके सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। और सेकेंड इज़ द IT एंड ITES सर्विसेज। उसके बाद स्पेस एंड डिफेंस को भी ये सर्व करती है, और बाकी 22% कम्स फ्रॉम अदर सेक्टर। तो ये कंप्लीट करता है हमारे 3 कंपनियों का एनालिसिस। इसके अलावा अगर आपके ध्यान में कोई ऐसे स्टॉक्स है तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोज़ आप मिस आउट ना करें। थैंक यू।